हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल राधे मैथ्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दो चरों में रेखीय युग्म समीकरण के बारे में। जैसे मेरे पास मान के चलो यहाँ पर एक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर जो x और y है ये आपके चर हैं और a और b ये x का गुणांक है और जो b है ये किसका गुणांक होगा, y का गुणांक होगा और c आपका अचर कहलाएगा। c कैसा होगा, अचर होगा। और हाँ, यहाँ पर a का मान क्या नहीं हो सकता, 0। अगर a का मान 0 हो गया तो हम इसे दो चरों की रैखिक समीकरण नहीं बोल लेंगे। देखिए, अगर इसका मान मैंने 0 कर दिया तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, px प्लस सी इक्वल टू 0। होने में तो ये भी समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है और ये भी रैखिक समीकरण है। बस फर्क इतना है, ये दो चरों की रैखिक समीकरण है और ये केवल एक चर में रैखिक समीकरण है। अगर यहाँ पर मैं b का मान भी 0 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे केवल c बराबर 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, c बराबर 0 तभी हो सकता है जब इस c की वैल्यू 0 हो, तभी तो हम बोल सकते हैं 0 बराबर 0। अगर c की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई तो 10 कभी क्या 0 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसके लिए कंडीशन है कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यह दो चरों में रैखिक समीकरण तभी बनेगी जब a का मान भी 0 नहीं होना चाहिए और b का मान भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। तो आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसे लिखिए आप जल्दी से। दूसरा पॉइंट आपके यहाँ लिखा हुआ युगपत समीकरण। अब बात करते हैं युगपत समीकरण क्या होती है। देखिए, जैसे मेरे पास कोई समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 14। एक और समीकरण मैंने यहाँ पर लिखी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। तो इन दोनों समीकरणों का जो युग्म है इन्हें बोला जाएगा युगपत समीकरण। इसे क्या बोला जाएगा, युगपत समीकरण कहा जाएगा। होने में तो ये भी दो चरों में रैखिक समीकरण है, ये भी कैसे, दो चरों में रैखिक समीकरण। तो दोनों का जो युग्म है वही क्या कहलाएगा, युगपत समीकरण। दोनों का जो जोड़ा है वो क्या कहलाएगा, युगपत समीकरण कहलाएगी। इसको जैसे जनरल फॉर्म में लिखा जाएगा तो जनरल रूप में ऐसे लिखा जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, यहाँ से आप तुलना कीजिए कि 3 4 14 2 3 2 3 10 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या ही तो है। तो यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे कैसी होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो दो चरों में युगपत समीकरण क्या होगी कि दो चरों के रैखिक समीकरण का युग्म, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा आपके युगपत समीकरण कहा जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके, एक नंबर में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से बनती है। अब वो प्रश्न कैसे आ सकता है और कैसे नहीं आएगा उसको अपन लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि असंगत युग्म क्या होता है, असंगत युग्म तो ऐसे समीकरण है जिनका हमें हल प्राप्त हो जाता है वो तो संगत युग्म कहलाएगा, और ऐसे समीकरण है जिसका हमें हल प्राप्त नहीं होता वह असंगत युग्म कहलाता है। चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलो एक लाइन मेरे पास ये रही, इसको मैं L1 नाम दे दिया, एक लाइन मेरे पास ये रही। क्या इन दोनों रेखाओं का सॉल्यूशन निकाल सकते हो क्या, आप बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है, और समांतर रेखाएं खींचते जाओ अनंत तक चले जाओ, इन दोनों रेखाओं का सॉल्यूशन हमें प्राप्त ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि दोनों रेखाएं किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेगी, और जब किसी पॉइंट पर नहीं मिलेगी तो हम बोलेंगे कि ये असंगत युग्म कहलाएगा। भाई जो रेखाएं समांतर होगी वो कैसा युग्म बनाएंगी? असंगत युग्म बनाएंगी। ठीक है, अब जैसे मैं इन्हीं दोनों लाइनों को ऐसे कर दूं, ये L1 है और ये L2 है, तो आप मुझे बताइए दोनों लाइनें किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काट कर निकल रही है, तो मैं बोल दूंगा इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट को इस लाइन में रखने पर वो उसको संतुष्ट कर रहा है और L2 में भी रखने पर वो उसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि इसका संगत युग्म हमें प्राप्त हो जाता है, अर्थात इसका एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। ठीक है, हमें एक सॉल्यूशन एक पॉइंट पर मिल चुका है। अगर मान के चलो एक लाइन मेरी ये वाली रही L1 और जो दूसरी लाइन वो इसी के ऊपर आ गई, उस लाइन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो मुझे बताइए इसका पहला पॉइंट तो उसको यहाँ पर मिल गया। अब जैसे लाइन आगे बढ़ी, फिर यहाँ पर पॉइंट, फिर यहाँ पर पॉइंट, इस तरीके से इस वाली लाइन पर अनेक पॉइंट आपको प्राप्त होंगे। यानी कि अगर कोई लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक और लाइन आ चुकी है, अर्थात ओवरलैप कर रही है, जिसे हम बोलते हैं संपाती, तो उस स्थिति में हमें बहुत सारे सॉल्यूशन यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे भी बोला जाएगा संगत युग्म। अर्थात समांतर रेखा होगी तब हमें कैसा युग्म मिलेगा? असंगत। प्रतिच्छेदी रेखा होगी तब हमें कैसा युग्म मिलेगा? संगत युग्म। और संपाती रेखा होगी तब भी हमें कैसा युग्म मिलेगा? संगत युग्म मिलेगा। आप तो एक लाइन में समझो, जिसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है संगत युग्म, और जिसका सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता वो क्या कहलाएगा? असंगत युग्म कहलाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, ये आपका उदाहरण नंबर पहला ये बोल रहा है कि आप इसको ग्राफीय विधि से सोल्व कीजिए और बताइए कि क्या ये संगत होगा या नहीं होगा। अगर हमें इनको सोल्व करने पर सॉल्यूशन प्राप्त होता है तो हम बोलेंगे कि ये संगत होगा, सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि ये असंगत होगा। लेकिन कौन सी विधि से बोला है? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफ से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? इससे मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 नंबर 1 से देखिए कितना बन जाएगा ये? x इक्वल टू 6 माइनस 3y लिखा जा सकता है। सेम इसी पैटर्न को मैं यहाँ फॉलो करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहां से बताइए, यहां से बन जाएगा 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y और यहां से x इक्वल टू 12 प्लस 3y बाई 2। अब देखिए x y, यहां पर मैं एक छोटी सी सारणी बना लूंगा x और y के बीच में। कम से कम आपको 3 वैल्यू यहाँ पुट करनी है y के लिए और x का मान आपके पास निकल कर आ जाएगा। सेम काम आपको यहीं पर करना है। फिर आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, आपकी जो मर्जी हो y की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, x की वैल्यू पुट कीजिए, उसको ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। फिर आप पता लगाइए कि रेखाएं किस प्रकार की आपको प्राप्त हो रही है। अगर रेखाएं समांतर होगी तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, असंगत युग्म होगा। ठीक है, अगर लाइन संपाती होती तो अनेक हल प्राप्त हो जाएंगे। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो बोल देंगे कि एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ 0 रखता हूँ तो मुझे x की वैल्यू 6 मिलती है। y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू मुझे 3 मिलती है। y की वैल्यू यहाँ 2 रखता हूँ तो x की वैल्यू मुझे 0 प्राप्त होती है। सेम काम यहाँ कीजिए आप, y की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 6 प्राप्त होती है और y की वैल्यू यहाँ पर अपन लोग -2 रखते हैं तो x की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर 3 प्राप्त होती है।
और -4 रखते हैं तो 0 प्राप्त होती है। जो डेटा आपने यहाँ पर लिखा है उस डेटा को आप ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। जिससे यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, x में, ये y, x', ये आपका मूल बिंदु 0,0। यहां से पॉइंट आप वहां प्रदर्शित कीजिए। चलिए अब पॉइंट रखकर चेक करते हैं। x का मान 6, y की वैल्यू 0, x का मान 6, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x का मान 3, y की वैल्यू 1, x का मान 3, ये रहा, y की वैल्यू 1, ये रही, मतलब पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। अगला पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। इनसे एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए। इस प्रकार से एक लाइन आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इन पॉइंटों से एक और लाइन ड्रॉ कीजिए। x का मान 6, y की वैल्यू 0, तो ये रहा आपका पॉइंट 6,0, और ये कौन सा पॉइंट है, 3,1, और ये वाला 0,2। अगला पॉइंट है x का मान 3, y की वैल्यू -2, x का मान 3 और y की वैल्यू -2, तो पॉइंट आपको यहाँ प्राप्त होगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो पॉइंट आपको यहाँ प्राप्त होगा। इन पॉइंट को आप मिला दीजिए। जैसे आप इन पॉइंट को मिलाओगे आप ये देख पाओगे कि जो दोनों लाइन है, दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 6,0, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब है कि आपको एक हल प्राप्त हो चुका है, और जब हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो चुका है तो हम बोल लेंगे कि जो समीकरण आपको दी हुई है ये कैसा युग्म बना रही है, संगत युग्म बना रही है, और ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 के बारे में। ये आपका उदाहरण नंबर 2 है। इसमें भी आपको बोला गया है कि ग्राफ पे विधि से सोल्व कीजिए। क्या इसके हमें हल प्राप्त होते हैं, हल प्राप्त नहीं होते हैं, या फिर इसके बहुत सारे हल हमें प्राप्त होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसे मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं, इसे मैं समीकरण नंबर 2 बोल देता हूँ। उसी तरीके से सोल्व करते हैं। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पर एलसीएम 5 से प्राप्त होता है। तो यहाँ एलसीएम 5 लेते हैं हम लोग, 3x - 24y, चलिए देखते हैं एलसीएम कितना है, 5 है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। कितना बनेगा ये 15x, ये कितना बनेगा 24y + 3 = 0। इस 5 को इधर लेकर चलेंगे तो क्या बन जाएगा 0। तो मेरे पास नई इक्वेशन बनेगी 15x - 24y + 3 = 0। यहाँ से कुछ कॉमन आता दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन आएगा यहाँ से 3, तो 3 कॉमन आ गया अपने पास, 5x - 8y + 1 = 0।
और ये भी यहाँ पर आ जाएगा 0/3 0। तो मेरे पास नई समीकरण जो बनी है 5x - 8y + 1 = 0। मैं देख पा रहा हूँ कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 तीनों की ऐसी समीकरण आ चुकी है, समान समीकरण मेरे पास आ चुके हैं। तो अब इसे ग्राफ में प्रदर्शित कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, आप यहाँ से देखिए 5x = 8y - 1 बन जाएगा और यहाँ से x बराबर 8y - 1/5। फिर वही मान रखिए आप, x और y। यहाँ पर मैं y की वैल्यू क्या रखूं? y की वैल्यू में रख देता हूँ यहाँ पर 2, तो x की वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी 3। ठीक है, अब क्या रखूँ y की वैल्यू? अब यहाँ पर y की वैल्यू रख देता हूँ मैं 7। तो x की वैल्यू मेरे पास निकल कर आती है 11 और y की वैल्यू में -3 रखता हूँ, तो x की वैल्यू मेरे पास निकल कर आती है -5। ठीक है, अब इसको ग्राफ में प्रदर्शित कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। दो दो के अंतराल ले लो या फिर 3-3 की, जैसी आपकी इच्छा। मैं 2-2 के लेके चलता हूँ। तो इसका ये मूल बिंदु है 0,0 वाला। अब देखिए x का मान 3, y का मान 2। x का मान 3 यहाँ, y का मान 2 यहाँ। तो आपको एक पॉइंट यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, x का मान 11, y की वैल्यू 7। x का मान 11 यहाँ, y की वैल्यू 7 यहाँ बीच में। तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, x का मान -5, x का मान -5 इधर है, यहाँ पर 6, यहाँ पर आ जाएगा x का मान -5 और y की वैल्यू -3, यहाँ पर -3 है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। इन तीनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। जैसे हम लोग इन पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें एक लाइन इस टाइप से प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि दोनों समीकरण समान है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, अर्थात इसके प्रत्येक बिंदु को दूसरी लाइन से सेटिस्फाई कर रही है और दूसरी लाइन के प्रत्येक बिंदु को पहली लाइन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके हमें अनेक हल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। लिखिए आप इसको। उदाहरण नंबर 3 करते हैं। उदाहरण नंबर 3 बोल रहा है कि चंपा अपनी सहेलियों के साथ किसी सेल में गई है कपड़े खरीदने के लिए। तो उसने कुछ पैंट खरीदी, कुछ स्कर्ट्स खरीदे। तो जब उसकी सहेली ने उसे पूछा कि तूने क्या क्या चीजें खरीदी हैं, तो उसने जवाब दिया कि मैंने जो स्कर्ट्स खरीदी हैं वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। पहला जवाब। फिर उसने दूसरी लाइन बोली कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से 4 कम है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि मान लेंगे उसने जो पैंट खरीदी है, उसने जो पैंट खरीदी है वो पैंट खरीदी है, मान लेते हैं उसने एक पैंट खरीदी है। और उसने जो स्कर्ट खरीदे हैं वो स्कर्ट कितने खरीदे? वाई स्कर्ट खरीदे उसने। ठीक है, अब वो बोल रही है कि स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पेंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो पहली समीकरण यहाँ से बन चुकी है। उसने एक लाइन बोली, फिर दूसरी लाइन वो बोलती है कि स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पेंट की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। दूसरी समीकरण आपकी यहाँ से तैयार हो चुकी है। इससे आपको ग्राफीय विधि से सोल्व करना है और आपको बताना है
कि उसने कितनी पेंट खरीदी और कितने स्कर्ट उसने खरीदे, क्योंकि इस क्वेश्चंस के अंदर आपको ग्राफ पे विधि से ही सोल्व करो ऐसा नहीं बोला गया है, तो आप इसे बीजगणितीय मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दीजिए, आपको यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, फिर समीकरण 1 और 2 को ऐसा अरेंज कीजिए ताकि ये जो x है ये वाली टर्म कट जाए और y वाली टर्म बच जाए, तो फिर y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल रहा हूँ कि इक्वेशन जो है 1 में से आप 2 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 1 में से आपने जैसे 2 को लेस किया तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 2x माइनस 2, y बराबर 4x माइनस 4। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचेगा -2x, इधर 0 और ये प्लस के 2। इस -2x को आप इधर लेकर आओगे तो 2x बराबर, तो यहां से आपके पास 2x बराबर 2 निकल कर आया और x की वैल्यू 1। तो उसने कितने पेंट खरीदी, एक पेंट खरीदी। अब इस x की वैल्यू को आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, x बराबर 1, पुटिंग 1 समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। जैसे आप समीकरण नंबर 1 में पुट करोगे तो जो y की वैल्यू है, तो y बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 0, अर्थात उसने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी। ठीक है, ये तो आपका बीजगणितीय मेथड, एल्जेब्रिक मेथड से आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप इसको ग्राफिकल मेथड से करना चाहते हो तो फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, रेखाएं निकालनी पड़ेगी, जहां रेखाएं अगर इंटरसेक्ट करती है तो वही पॉइंट आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। दो समीकरण यहाँ दी हुई है, y बराबर 2x माइनस 2 और y बराबर 4x माइनस 4। यहां से मेरे पास इस प्रकार से दो लाइन प्राप्त हो जाएंगी, ये x y, x और y, तीन पॉइंट आपको रखने दोनों समीकरणों के अंदर। ये पहले समीकरण के लिए है, ये इस वाले के लिए और ये इस वाले समीकरण के लिए। मुझे बताइए यहाँ x की वैल्यू क्या रखूं मैं। अगर x की वैल्यू यहाँ मैं 0 रखता हूँ, x की वैल्यू यहाँ 0 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू -2 प्राप्त होती है। x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू 0 प्राप्त होती है। और यहाँ से x की वैल्यू में 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 2 प्राप्त होती है। सेम काम आप यहाँ कीजिए, x का मान मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे -4 प्राप्त होती है। और यहाँ से मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 0 प्राप्त होती है। x की वैल्यू मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू 4 प्राप्त होती है। ठीक है, अब इन पॉइंट को आप ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए, 1 2 3 4। वन टू थ्री फोर, ये आपका मूल बिंदु है। 1 2 3 एंड 4, -4 -3 -2 -1 0, 0 -4 -3 -2 और -1। इन पॉइंट को आप पुट कीजिए। पहला पॉइंट 0, -2, 0, -2 ये रहा। अगला पॉइंट है 1, 0, 1, 0 ये रहा। अगला पॉइंट है 2, 2, 2, 2 ये रहा। तो आपको यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। इन पॉइंट को आप मिला दीजिए।
दूसरी वाले समीकरण में देखिए x का मान 0 y का मान -4 है। x का मान 0 y का मान -4 ये रहा। x का मान 1 y का मान 0 ये रहा। x का मान 1 y का मान 0। x का मान 2 y का मान 4। x का मान 2 y का मान 4। तो ये वाला पॉइंट आपके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी आप मिला दीजिए। तो आप ये देख पाओगे कि ये दोनों लाइन इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। किस वाले पॉइंट पर? 1,0, यानी कि जो 1 है ये तो x निर्देशांक है और जो 0 है ये y निर्देशांक है। और आपने क्या माना हुआ है? पेंट को आपने x माना हुआ है तो पेंटों की संख्या 1। स्कर्ट को आपने y माना हुआ है तो स्कर्ट की संख्या 0। और ये आपका आंसर था। तो आप चाहे इस वाले मेथड से सोल्व करो चाहे आप इस वाले मेथड से सोल्व करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए आप।